हाँ जी, तो वेलकम बैक स्टूडेंट इन आवर चैनल रोमांटिक कोलॉजी। तो आज का अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हमने बताया था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी और आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है होपफुली। अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए अपना आज अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर को। ओके, तो ऑल द वे सभी स्टूडेंट्स को पहले से, ठीक है। तो जैसे कि हम जान लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी भी टर्म को तोड़ के छोटा कर दें तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले अपने माइक्रोबायोलॉजी टर्म को थर्ड सेमेस्टर में तो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। छोटा मतलब इतना छोटा कि आंखों से ही ना दिखे, ठीक है। बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग इन द सेंस लिविंग, जिंदा लोग, हम लोग, ठीक है। और लॉजी मतलब होता है साइंस कह लो या फिर स्टडी, ठीक है। अगर इन तीनों शब्द को जोड़ें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो हम लोगों को आंखों से देखने में बहुत दिक्कत करते हैं। मींस जो छोटे छोटे रहते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में। लाइक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वायरस बैक्टीरिया। हाथ बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? हाथ में वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, लेकिन वो दिखते नहीं। लेकिन अगर वही हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे करके हाथ डाल दें तो बड़े बड़े दिखने लगते हैं जानवर, चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, चार पांच पता नहीं कितने पैर होते हैं उनके, है ना। तो हम लोग उन सबकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जैसे कि लिख रखी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज लेस देन 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है लेस देन, जैसे कि मैंने अगली लाइन में लिख रखा है कांट बी सीन बाय अ नेकेड आइज। मींस ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिनका साइज 1 माइक्रोन से कम रहता है, ठीक है। और जिनको हम लोग नेकेड आइज मींस ये नॉर्मल आइज, ठीक है। नेकेड आइज इससे देख नहीं, चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते, ठीक है। बट अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर रख दें, कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, मींस माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके हम लोग वायरस बैक्टीरिया को देख सकते हैं ना। तो वही हम लोग जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उनको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन से क्या निकलता है, यही निकल रहा है कि हम लोग इसमें उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो प्रेजेंट तो होते हैं बट हमें दिखते नहीं है, बट हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि लिख रखा है वायरस बैक्टीरिया फंगाई अलगाई, बहुत होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये अपना पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एक दो क्वेश्चन में आ जाता है। तो जान लेते हैं हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि इस टर्म की शुरुआत कहां से हुई, ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिनकी वजह से हम लोग आज वायरस बैक्टीरिया को जाने हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसकी वजह से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी आज पढ़ रहे हैं, उन सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में सबसे पहले अपने साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या थे, ये अपने जो बायोटर्म आ रहा है बायोलॉजी, ठीक है, इसके फादर थे। इन्होंने बताया था कि भाई ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं, ठीक। दूसरे अपने साइंटिस्ट आ गए हैं रॉगर बिकॉन। ये क्या था, आपने बहुत टर्म सुना होगा डिसीज, तो भाई वो टर्म डिसीज का उद्घाटन, मतलब जो टर्म लाए थे वो यही थे, रॉगर बिकॉन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया था कि कोई भी बीमारी आपको हो रही है उसको हम लोग टर्म देते हैं डिसीज। जैसे कि हमको पता है कि बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल से ऑर्गेनिज्म जो भी हमारी बॉडी में इल इफेक्ट कॉज कर रहा है, मींस डिसीज कॉज कर रहा है ना, जो डिसीज टर्म था वो इन्होंने दिया था, रॉगर बिकॉन, ठीक। आ जाता है अपने बहुत ही फेमस मींस अच्छे साइंटिस्ट जिनकी वजह से माइक्रोबायोलॉजी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हम लोग नए नए टर्म्स जान पाए हैं। तो वो है लुइस पास्चर। देखो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इनके दो टेक्निक्स थी जो बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो आप सबके सामने ही आ जाती है, भाई सुबह उठता है बच्चा तो ब्रेकफास्ट में दूध लेता है, मिल्क बोला जाता है सुबह लेने को, ठीक है। लेकिन उस मिल्क में हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉईल करते हैं। उस बॉईल को क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन टेक्निक। अब पाश्चराइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, जैसे कि हमने बताया वायरस बैक्टीरिया भाई हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग दूध को उबालते हैं, मींस बॉईल करते हैं, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए 62.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है वो मर जाए, क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसकी ऊपर की गर्मी वो वायरस बैक्टीरिया नहीं बर्दाश्त कर पाते, भाई मर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपना जो दूध होता है प्योर हो जाता है, मतलब स्टरलाइज हो जाता है। दूसरी टेक्निक स्टरलाइजेशन टेक्निक।
अब मैंने स्टरलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल इसीलिए पहले कर दिया, स्टरलाइजेशन मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मीन जो छोटे छोटे अपने जानवर हैं जानवर सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबसे दूर रहे, मीन्स वायरस बैक्टीरिया, आप लोग समझिए वायरस बैक्टीरिया से फ्री है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टरलाइज। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनकी वजह से आजकल हमको जो भी बुखार सर्दी जुकाम होता है, एंटीबायोटिक आपने सुनी होगी, बहुत चलती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या बनाई थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आप सबको पता है क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। कब आई थी, 1928 में। और कौन से, पेनिसिलिन नोटाटम इसमें यूज किया गया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन। ओके, और पेनिसिलिन नोटाटम के पेनिसिलिन के नाम से ही पेनिसिलिन दवा का नाम रख दिया गया। ठीक है, अब ये अपनी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी खत्म होती। ठीक है, और भी साइंटिस्ट है, बस इतने अभी आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे पढ़े, आपको जितने याद हो पाए उतने आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हुए, ब्रांचेस। ब्रांचेस इन द सेंस, हमको इस सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि हर चीज की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, पढ़ाई में भी जैसे बायो की अलग होती है, मैथ्स की अलग होती है ना, उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में कई सारी ब्रांचेस होती है, लाइक वीरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। तो इनके टर्म का जो पहला वर्ड है आपको देख के पता चल रहा है, लॉजी का मतलब आपको जैसे कि हम यहाँ पहले बता चुके हैं हिस्ट्री। तो पहला टर्म देख के आपको सबका देखिए वायरो, बैक्टीरियो, प्रोटिस्टो, माइको, इसमें थोड़ा सा गलत गड़बड़ है, बल्कि सब में पैरासाइटो। ठीक है, तो वायरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, मींस हम लोग इसमें वायरस की स्टडी करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, कितने तरह के होते हैं, कितने शेप के होते हैं। प्रोटिस्टोलॉजी में हम लोग प्रोटिस्ट्स, इसको प्रोटिस्ट की स्टडी करेंगे। अब ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स, आपने नाम सुना होगा। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर आप कह लें। ठीक है, माइकोलॉजी में आप समझिए फंगाई। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगाई करते हैं, थोड़ा सा टर्म अलग आ गया है ना यहाँ पर, बट कोई नहीं, याद हो जाएगा। पैरासाइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। भाई पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो को जानते हैं, जो भाई गाय भैंस के शरीर पर चिपक जाती है, उनका खून चूस के खाना बनाती है, तो ये वही होते हैं भाई, जैसे कि लिख रखा है, ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। ठीक है, मीन्स ये दूसरे जानवरों पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि टेप फॉर्म हो गया, ल्यूक फॉर्म हो गया, क्या करते हैं, दूसरे के शरीर से खाना चूसते हैं, सक करते हैं। तो पैरासाइट्स वो होते हैं, मेनली आपने सुना होगा नॉजिया, डायरिया, ब्लॉटिंग, ये सब क्या है, पैरासाइटोलॉजी, मतलब पैरासाइट्स की कॉजेज है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ब्रांचेस अपना पढ़ लिया है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हमने सोचा आप लोगों को माइक्रोब्स पढ़ा दे, कि माइक्रोब्स दो तरीके के होते हैं, मींस एक तो सेलुलर, शिट लाइट चलिए, एक तो सेलुलर और दूसरे ए सेलुलर माइक्रोब्स। टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ए सेलुलर कौन से होते हैं, जिसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, एंड सेलुलर माइक्रोब्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अपने जो सेलुलर माइक्रोब्स होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन से, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो जैसे कि हमको पता है प्रोकैरियोट्स क्या होता है, इसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। लैक ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो चीज प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल हम लोग जैसे कि देख सकते हैं फंगाई, एल्गी। ठीक है, वायरस भी आ जाएगा। ठीक है, अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ। ये मैंने बस आपको ऐसे बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे अपने, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड की गई है अपनी, ए सेलुलर माइक्रोब्स एंड सेलुलर माइक्रोब्स, मींस सेल्स के बेसिस पे। एक वो जिसमें सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक वो जिसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जिसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो अपने ए सेलुलर, एंड जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेलुलर। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक छोटा सा ही था, खत्म हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लाइट नहीं आ रही है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, स्कोप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मींस आगे चल करके इन फ्यूचर आपका क्या क्या स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। तो सबसे पहला स्कोप जो अपना आता है, फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, जहां जहां जिस जगह इन दो टर्म का मतलब समझाने के लिए खाली आपको बता रहे हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया जहां जहां प्रेजेंट होते हैं वहां वहां माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल होना ही होना है। क्यों,
क्योंकि भाई माइक्रो माइक्रो मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी आंखों से दिख नहीं सकते हैं, हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। तो भाई हर इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? हमने आपको तो टेक्निक्स बताई थी ना, स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइजेशन करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब आगे पढ़ते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी पहले आपको सब बता देते हैं कितने स्कोप क्या क्या है। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड, वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी, इन इंडस्ट्रीज, इन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। भाई फूड माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह से यूज होता है? जैसे कि हमको पता है कि वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग खाना वाना बना रहे हैं, उस जगह को साफ करना होगा ना, स्टरलाइज करना होगा ना, तो वहां पर हम लोगों को स्टरलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। तो कुछ स्कोप आ गया। सेम सारी चीजों को फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, इन शॉर्ट समझो। क्योंकि भाई हर जगह वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, तो इसके स्कोप की हर जगह ही जरूरत है। क्योंकि भाई हमको हर चीज में खाने पीने की चीज से लेकर दवाई से लेकर के इन्वायरमेंट से लेकर के भाई जैसे बुखार ना हो, सर्दी ना हो, हर चीज में जरूरत है। मेडिकल जैसे इन्वायरमेंट में कुछ आ गया भाई, जुकाम हो गया, हमको दवाई की जरूरत पड़ गई, है ना, तो उस दवाई को भी बनाने के लिए हम लोगों को क्या स्टरलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, साफ, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस, ताकि उस दवा के अंदर वो वायरस बैक्टीरिया ना घुस जाए। समझ रहे हो? हर चीज के लिए एक तरीके से आप समझ लो माइक्रोबायोलॉजी बनी है। जहां जहां वायरस बैक्टीरिया का जिक्र होगा वहां स्कोप इसका काम आएगा। स्कोप का मतलब क्या होता है कि हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस किस जगह जा सकते हैं। तो इतनी सारी जगह आप लोग जा सकते हैं, और भी है, ये तो मैंने बस ऐसे लिखी है। तो चलिए, होप सो आपको समझ में आएगा। इसी के साथ अपना आज का लेक्चर 1 एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट में मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो बताने वाले हैं वो इसी का क्लासिफिकेशंस बताएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन किसका, ये जो भी हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है, यही को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय, अब इसको 2 बार कर दो, ठीक है। बाय बाय, चलिए मिलते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइक द वीडियो, आपको समझ में आए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सबकी तरह हमको भी मोटिवेट करिएगा, ठीक है। बाय बाय।